नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं कक्षा 12 के पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 नंबर का है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 जो आना है आपके रिक्त स्थान। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है आपके वस्तुनिष्ठ, और दोस्तों एक प्रश्न जो यहाँ से आना है वो आना है आपके दीर्घ उत्तरात्मक। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आधे मार्क्स का रहेगा, ये जो प्रश्न है ये भी आधे मार्क्स का रहेगा, और ये जो प्रश्न है वो 3 मार्क्स का रहेगा। ऐसे करके दोस्तों हमारा ये टोटल चैप्टर हो जाएगा 6 नंबर का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जो कि आधे नंबर का आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, यानी कि जैविक खेती। जैविक खेती जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया? सर अल्बर्ट होवार्ड ने, लॉर्ड वाल्टर नॉर्थवेन ने, डॉक्टर हंस मुलर ने, रुडोल्फ स्टेनर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड वाल्टर नॉर्थवेन, क्योंकि सर अल्बर्ट होवार्ड ने जैविक खेती की अवधारणा दी थी दोस्तों, और रुडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा दी थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है? 2010, 2014, 2015, 2012। तो दोस्तों 2014 जो है उसे मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है, जबकि 2015 में क्या जारी हुआ था? सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का प्रथम जैविक राज्य है राजस्थान, सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों देश का प्रथम जैविक राज्य जो है वो है हमारा सिक्किम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की जो है वो कमी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर पोषक तत्व पूछा गया है, क्या जिंक की कमी होती है, फास्फोरस की, एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन की? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो है जिंक। भारतीय मृदाओं में 47% जिंक की कमी होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.50, 0.25, 0.10, 0.1। तो दोस्तों गोबर की खाद में एनपीके की जो मात्रा है वो होती है 0.50, 0.25 और 0.50%। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 0.50। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, गोबर की खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? दोस्तों गोबर की खाद के लिए हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? हरी खाद के लिए तो दोस्तों सनई, ढैंचा, मक्का, रिजगा। तो दोस्तों हरी खाद के लिए जो हमारी उपयुक्त फसल है वो है ढैंचा, जिसका वैज्ञानिक नाम है सस्मिनिया रोस्ट्राटा। दोस्तों जबकि साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो है वो है मक्का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, हरी खाद हेतु ग्वार की फसल की बीज दर होती है 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों हरी खाद हेतु ग्वार की फसल की बीज दर जो है वो हमारी 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, अदलहनी फसलों में प्रयुक्त होती है एजोला, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नील अरिस शैवाल। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजेटोबैक्टर। ठीक है दोस्तों, और जो एजोला है इसका उपयोग किस में करते हैं, धान में करते हैं। राइजोबियम का उपयोग दलहनी फसलों में करते हैं, जबकि नील अरिस शैवाल का उपयोग हम किस में करते हैं, धान में करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मेथी में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, या मेथी के बीजों को राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से उपचारित करते हैं। दोस्तों राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फ्रेडी। तो यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाएगा, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम मेलिलोटी, क्योंकि इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, रमेश, रिजगा, मेथी और सेंजी, रिजगा, मेथी व सेंजी में हम राइजोबियम की मेलिलोटी प्रजाति को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा अगला जो प्रश्न है, राइजोबियम कल्चर की एक पैकेट का वजन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइजोबियम कल्चर की एक पैकेट का वजन 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो। तो दोस्तों राइजोबियम की एक पैकेट का वजन जो है वो होता है 200 किलो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि एजोला का उपयोग हम किस में करते हैं, धान में करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। अगला जो प्रश्न है, माइकोराइजा पौधों को उपलब्ध कराता है। क्या दोस्तों माइकोराइजा पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, फास्फोरस, पोटास या मोलिब्डेनम। तो दोस्तों माइकोराइजा पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराता है, तथा ये एक कवक के रूप में कवक के साथ सहजीवन जीता है, तथा पौधों को क्या उपलब्ध कराता है दोस्तों, फास्फोरस उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा, क्राइसोपेट्स या एनपीवी। तो दोस्तों यह हमारा जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट हो जाएगा क्राइसोपेट्स या कॉक्सिनेला स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इपिरिकेनिया का उपयोग किया जाता है मक्का में, धान में, गन्ने में, गेहूं में। तो दोस्तों इपिरिकेनिया का उपयोग जो है गन्ने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से मित्र फफूंद है। इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्या ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोडर्मा है, एनपीवी है या इपिरिकेनिया है। तो दोस्तों मित्र फफूंद जो होती है वो है दोस्तों हमारी यहाँ ट्राइकोडर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से अंड परजीवी कीट कौन सा है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों अंड परजीवी जो हमारा कीट है वो हो जाएगा दोस्तों ट्राइकोग्रामा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा क्या है, मित्र फफूंद है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। हमारा जो अगला जो प्रश्न है, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रुडोल्फ स्टेनर जो हैं उन्होंने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ स्टेनर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से सांद्रित खाद का उदाहरण है। तो दोस्तों सांद्रित खाद का उदाहरण जो हो जाएगा हमारा हड्डी का चूर्ण।
क्योंकि ये तीनों दोस्तों हमारी स्थूल खाद हैं। स्थूल खादें, स्थूल खादें वो होती हैं दोस्तों जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जबकि दोस्तों हमारी सांद्रित खाद वो होती है जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है दोस्तों कम होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे दोस्तों हम बात करेंगे हमारे जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आने वाले हैं, जो कि आधे नंबर का आएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है नील हरित शैवाल का उपयोग किस फसल में करते हैं। तो दोस्तों नील हरित शैवाल का उपयोग जो है हम दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों चने के बीजों को खालिस्तान की प्रजाति से उपचारित करते हैं। तो दोस्तों चना एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलों में हम बीज उपचार करने के लिए राइजोबियम प्रजाति को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ट्राइकोडर्मा एक। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ट्राइकोडर्मा एक क्या है दोस्तों, मित्र फफूंद है, मित्र फफूंद। जबकि ट्राइकोग्रामा दोस्तों एक क्या है, अंड परजीवी है, अंड परजीवी है। यहाँ दोस्तों बोर्ड 2024 कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलता हूँ मैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है खालिस्तान की फसल ऊसर भूमियों में सुधार हेतु काम में लेते हैं। तो दोस्तों देखो ढैंचा की जो फसल है, ढैंचा की फसल को ऊसर भूमियों में सुधार हेतु काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में स्थित है। तो दोस्तों ये गाजियाबाद यूपी में स्थित है, गाजियाबाद यूपी। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर मैं दोस्तों आपको पहले बता चुका हूं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों 2015 में प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसे 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ट्रेंच विधि खालिस्तान ने दी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ट्रेंच विधि जो है हमारी वो CN आचार्य ने दी थी, CN आचार्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ दोस्तों मैं। नीम में कड़वाहट खालिस्तान तत्व के कारण होती है। तो दोस्तों नीम में जो कड़वाहट जो होती है दोस्तों वो इजाडिरेक्टिन तत्व के कारण होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों एक प्रजनन केंचुआ 6 माह में खालिस्तान केंचुए पैदा कर सकता है। तो दोस्तों एक केंचुआ 6 माह में 250 केंचुए पैदा कर सकता है दोस्तों। अगला जो हमारा अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में प्रजाति के केंचुए काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की जो जलवायु है उस हिसाब से आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति के केंचुए काम में लिए जाते हैं दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं इनका पुनः आपको उत्तर लिख देता हूं। तो यहाँ हमारा नील हरित शैवाल का उपयोग दोस्तों ये थोड़ा ऊपर चला गया है, तो इसका उपयोग दोस्तों हम धान में करते हैं। चने के बीजों को दोस्तों राइजोबियम की प्रजाति से उपचारित करते हैं। ट्राइकोडर्मा दोस्तों एक मित्र फफूंद है, मित्र फफूंद, जबकि ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी कीट है, अंड परजीवी। दोस्तों मैंने इन दोनों प्रश्नों को आपको इम्पोर्टेंट लगवाया है। यहाँ दोस्तों ढैंचा आएगा, गाजियाबाद यूपी हो जाएगा, 2015 CN आचार्य,
और यहाँ हो जाएगा दोस्तों इजाडिरेक्टिन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, जो आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो है आना है, जो कि 3 नंबर का होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पहला जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक का वो है गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बिल्कुल पूरी डिटेल है वो नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का है। तो दोस्तों गोबर की खाद बनाने की जो ट्रेंच विधि है दोस्तों वो CN आचार्य ने दी थी। इसमें दोस्तों एक गड्ढा खोदते हैं, कुछ दिनों तक दोस्तों गड्ढे का प्रथम भाग भरा जाता है। प्रथम भाग भरने के बाद दोस्तों गड्ढे का द्वितीय भाग भरते हैं। इस प्रकार ट्रेंच विधि से हमें वर्ष भर खाद प्राप्त होती रहती है। दोस्तों इसमें गड्ढे की लंबाई 10, चौड़ाई 6 और गहराई दोस्तों 3 से 4 या 3 मीटर रखी जाती है। दोस्तों ट्रेंच विधि में गड्ढा जो हम बनाते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई या चौड़ाई को दोस्तों हम बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी गहराई को नहीं बढ़ाया जाता है दोस्तों। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, हरी खाद क्या है? हरी खाद की फसल के वांछित गुण लिखो। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो दोस्तों हरी खाद आपको पता ही होगा कि दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को पुष्पन की अवस्था में काट कर खेत में दबा दिया जाता है, उसे दोस्तों हरी खाद कहते हैं। और हरी खाद की फसल के अच्छे गुण क्या क्या होने चाहिए दोस्तों? तो इसके अच्छे गुण होने चाहिए, ये कम समय में पककर तैयार हो जाए दोस्तों, ये शीघ्र वृद्धि करने वाली हो दोस्तों, इसमें पुष्पों की संख्या अधिक हो दोस्तों, तथा हरी खाद की फसल कम पानी चाहने वाली होनी चाहिए, तथा इसमें रोग व कीटों का प्रकोप भी कम होना चाहिए। तो दोस्तों आप हरी खाद की परिभाषा और इसके जो आपके वांछित गुण हैं, तो आप यहाँ ऊपर तो परिभाषा लिख देंगे दोस्तों, 1 नंबर में हमेशा परिभाषा हो जाएगी, और इसके जो गुण हैं दोस्तों 2 नंबर के आपके गुण हो जाएंगे। ऐसे करके आपका एक प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसके 4 लाभ लिखो। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा बनाई जाने वाली खाद होती है, और इसके आप 4 लाभ लिख दोगे कि ये मृदा उर्वरता में वृद्धि करती है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा में रंध्रप का सुधरते हैं, तथा दोस्तों मृदा जो है आपकी उपजाऊ होती है। ऐसे करके आप जो नॉर्मली कॉमन पॉइंट हैं, आप उन कॉमन पॉइंटों को यहाँ लिख सकते हैं। तो तीसरा आपका प्रश्न ये हो जाएगा दोस्तों। आगे चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा कंपोस्ट क्या है, और कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ दोस्तों इंदौर विधि पूछी गई है। कंपोस्ट होता है दोस्तों आपके जो शहरी कूड़ा कचरा या फार्म अपशिष्ट जो होता है, उन दोनों को सड़ा गलाकर तैयार किया गया पदार्थ दोस्तों आपका कंपोस्ट कहलाता है। और कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि जो है दोस्तों वो दोस्तों अल्बर्ट होबार्ड, सर अल्बर्ट होबार्ड व यशवंत डी वार्ड ने दी दोस्तों। इसे दोस्तों इंदौर में दिया गया था, जो आपका न्यूट्रिशन प्लांट जो है दोस्तों वहाँ इसे दिया गया इंदौर में, इसलिए इसे इंदौर विधि कहते हैं दोस्तों। इसे वायवीय विधि भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक बार कंपोस्ट को डालने के बाद बिल्कुल भी पलटाई नहीं की जाती है, इसलिए इसे वायवीय विधि कहते हैं। यह महंगी विधि है दोस्तों कंपोस्ट बनाने के लिए दोस्तों, ये सबसे महंगी विधि है। तो आप कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन देख लेना और कंपोस्ट की परिभाषा याद कर लेना। ठीक है दोस्तों आगे चलता हूँ। निम्न को समझाइए। तो दोस्तों निम्न को समझाइए। तो दोस्तों यहाँ ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा दिया गया है, आपको एक और याद करना है, वो है दोस्तों माइकोराइजा। दोस्तों ये आधे नंबर में ऐसे 3
पॉइंट दे देगा आपको, और ऐसा क्वेश्चन भी आपके जो है आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया था ट्राइकोग्रामा क्या है दोस्तों। ट्राइकोग्रामा जो है एक आपका अंड परजीवी कीट है, और ये अंड परजीवी कीट क्या करता है दोस्तों, जो आपके लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं उन कीटों के अंदर घुसकर इस कीट के अंडे अपने अंडे देता है। लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंडों के अंदर घुसकर, लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट हैं उनके जो अंडे होते हैं उन अंडों के अंदर घुसकर ये अपने अंडे देता है दोस्तों। ठीक है, आगे आपका ट्राइकोडर्मा दोस्तों जो एक मित्र फफूंद है। मित्र फफूंद हानिकारक फफूंदों को नष्ट करने हेतु इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। आगे आपका माइकोराइजा है जो कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहता है, और दोस्तों ये पौधों को क्या उपलब्ध कराता है, फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। टिकाऊ खेती क्या है और इसके सिद्धांत लिखो। तो दोस्तों टिकाऊ खेती क्या है, ऐसी खेती जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाए तथा लंबे समय तक चलने वाली हो। टिकाऊ का शाब्दिक अर्थ है चिरकालीन, यानी कृषि की ऐसी प्रणाली जो लंबे समय तक चलने वाली हो। इसके सिद्धांत हो जाएंगे दोस्तों कि आप जो टिकाऊ खेती अपना रहे हो उससे पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी जो मृदा उर्वरता है उसमें क्षति नहीं होनी चाहिए, यानी कि मृदा उर्वरता निरंतर बनी रहनी चाहिए। आप जो प्रोडक्शन पैदा कर रहे हो वो आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तथा दोस्तों इसका मुख्य सिद्धांत यह हो जाएगा कि आप जिस भूमि का उपयोग कर रहे हो, आप जिस भूमि का उपयोग कर रहे हो वह बंजर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप जिस भूमि का उपयोग कर रहे हो वो लंबे समय तक उर्वर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के सिद्धांत लिखो। तो दोस्तों ऐसी खेती जिसमें जीवांश खादों का प्रयोग किया जाता है। जीवांश खादें अर्थात जीवों के अंश से निर्मित खादें, जीवों के अंश से निर्मित खादें जैसे हो जाएंगी दोस्तों FYM, केंचुए की खाद, हरी खाद आदि। ठीक है दोस्तों, तो जैविक खेती क्या होती है, जीवों के अंशों से निर्मित खाद को जैविक खाद कहते हैं, और ऐसी खेती जिसमें जीवांश खादों का प्रयोग किया जाता है जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती के सिद्धांत हैं दोस्तों सेवा का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, न्याय व निष्पक्षता का सिद्धांत, तीसरा सेवा का सिद्धांत, न्याय व निष्पक्षता का सिद्धांत, और तीसरा जो है दोस्तों आपका वो हो जाएगा पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इस प्रकार दोस्तों आपको जैविक खेती और जैविक खेती के सिद्धांत याद करने हैं दोस्तों। अगला जो हमारा अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों वो है जीवांश खादों का वर्गीकरण कीजिए। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं कि जीवांश खादें क्या होती हैं, जीवों के अंश से निर्मित खादें, और मैंने आपको उदाहरण बता दिए। जीवांश खादें दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक हो जाएगी दोस्तों स्थूल और एक हो जाएगी दोस्तों आपकी जो है सांद्रित खादें। दोस्तों स्थूल खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है दोस्तों वो अधिक होती है, जबकि पोषक तत्वों की मात्रा दोस्तों कम होती है। जबकि सांद्रित खाद में दोस्तों कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है और पोषक तत्वों की है जो दोस्तों पोषक तत्वों की मात्रा जो है दोस्तों वो होती है दोस्तों अधिक। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों FYM, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। जबकि दोस्तों इसके जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे मछली की खाद, रक्त की खाद और खलियां। इस प्रकार दोस्तों
मैंने आपको दूसरे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों मेरी कोशिश ये रही है कि जो भी आपका बोर्ड का पेपर आना है और जहाँ से आपके ये दो पार्ट के जो क्वेश्चन आने हैं, दोस्तों मेरी कोशिश रही है कि 2 पार्ट के क्वेश्चन संपूर्ण प्रश्न लगभग यहीं से आएंगे। दोस्तों मैंने आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं आपको बता दिए हैं। आगे मैं दोस्तों लेके आऊँगा आपको आपके जो 3 पार्ट है सिंचाई, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।